बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेट्स स्टार्ट विद द रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, अगर आप सबको याद हो तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और हमने इसकी लास्ट टाइम डेफिनेशंस की थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक फर्क क्या है। तो इसकी रिकैप में करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाती है, और उसके बरक्स मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। और उसके अलावा जो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं उसको हम पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं। इसकी डेफिनेशन तो अब ये हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें पता है कि कॉस्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास तीन कॉस्ट एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास जो कॉस्ट एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल का है, सेकंड है डायरेक्ट लेबर। अगर हम इनकी जनरल इनकी कैटेगरी देखें तो ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट मिलके बनती है। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसके अंदर वेरिएबल का भी पोर्शन होता है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी पोर्शन एक शामिल होता है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का शामिल हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। इसके अलावा जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की शामिल जो कॉस्ट है उसको भी हम शामिल करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। अच्छा जी, हम अगर रिकॉल करें तो लास्ट टाइम हमने क्लास में एक सवाल किया था। ये आपकी बुक में पेज नंबर 193 के ऊपर सवाल दिया गया है, और इस सवाल को हमने डिटेल से हल किया था। इसमें सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की थी 20, यूनिट्स प्रोड्यूस 30,000 थे, यूनिट्स सोल्ड 20,000 थे और ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी। और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है, और वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम फॉर द मंथ बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने इस चीज को भी स्टेब्लिश कर लिया था कि जो भी कॉस्ट होंगी, सॉरी, हमने इस चीज को एस्टेब्लिश कर लिया था कि हमने ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। और ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से निकलती है? ऑपरेटिंग इनकम ऑब्वियसली जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम वहां पे अपनी ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब ऑपरेटिंग इनकम की कैलकुलेशन के लिए हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट जब बनेगी तो इनकम स्टेटमेंट की फर्स्ट आइटम होती है सेल्स, उसके बाद उसमें से लेस होता है सीजीएस। सीजीएस के कंपोनेंट्स हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, माइनस करते हैं इसमें से हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब हम ये तीनों चीजों की ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस करते हैं सेल्स में से और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अब हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद हमारे पास नेट इनकम निकल के आ जाती है। लेकिन ये सवाल हल करते हुए जब हमने देखा कि हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेट सेपरेट दी हुई है। 5 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 3, वेरिएबल ओवरहेड है 1, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है 2 पर यूनिट। अच्छा, हमें वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट दी है कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन कॉस्ट को, और हमारे पास एक बड़ी अमाउंट या फिगर हमारे पास निकल के आ जाएगी। खैर, उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट जो दी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो की फैक्टर या पॉइंट समझने वाली बात ये है कि हमें जो कॉस्ट एलिमेंट्स है हमारे, एक डायरेक्ट मटेरियल है,
एक डायरेक्ट लेबर है, और थर्ड है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड एडमिन है, वो उसकी ट्रीटमेंट मैं आपको नहीं बता रहा कि हमने इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना है या नहीं करना। हम लोग सिंपली फैक्ट्री ओवरहेड्स तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे वो इनकम स्टेटमेंट में हम लिखेंगे और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होते। खैर, अब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें निकालने का, हम लोग पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट कैसे निकलेगी, उसका तरीका हमने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमें पता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड है 1, 5 3 5 3 1। हम अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। हमें पता था डायरेक्ट मटेरियल है 5, डायरेक्ट लेबर 3 है, वेरिएबल ओवरहेड है 1। ठीक है जी, ये तो हमें यहां तक तो हम क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और वेरिएबल कॉस्टिंग में दोनों में यहां तक के मामला सेम है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्टिंग का भी पोर्शन आएगा, सिर्फ आएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल भी आएगा और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी आएंगे। अब वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ ये तीन चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। हम लोगों ने इन तीनों को ऐड किया तो 9 अमाउंट आ गई। ठीक है, और 9 के बाद जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाते हैं तो हम लोगों को एक चीज मेंशन की गई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। तो उसमें क्या होगा, अब ये अमाउंट्स हमारे पास 3 अमाउंट्स थी, लेकिन एक अमाउंट नीचे आ रही है 4 की। ये 4 कहां से आया, ये 4 आया है, ये 4 आया है, स्क्रीन शेयर हो रही है जी, ये 4 कहां से आया है, ये 4 आया है फिक्स्ड ओवरहेड से। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे सामने है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो थे 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 30,000। तो जब हमने 1,20,000 को इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड किया 30,000 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये हम लोगों ने 4 कहाँ से आया, ये हमें पता चल गया कि ये जो 4 की फिगर है ये हमारे पास यहाँ से आई है। इस 1,20,000 को जो हमने डिवाइड किया कि इस ड्यूरेशन में हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितने किए हैं, यूनिट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्शन आ गई। जब भी हमने प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेने हैं, ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड लेने हैं। हमने सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ फोकस रखना है। ठीक है जी, अब हमारे पास आ गया 4। अब ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन था, इसको भी हमने ऐड कर दिया और हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के अंदर आ गई 13 की, और वेरिएबल कॉस्टिंग आ गई हमारे पास 9 की। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में बोर्ड के ऊपर भी करवाया था। तो बोर्ड के ऊपर करवाने के बाद इस दफा मैं सिर्फ अभी रिकैप ले रहा हूँ, और इसके बाद मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना, इसी की थोड़ा सा आगे हम लोगों ने पढ़ना है। तो जो पोर्शन आगे वाला है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड के बजाय एक्सेल के ऊपर करवा दूं। खैर, लेट्स स्टे विद दिस। और अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट हम सेपरेट बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की सेपरेट बनेगी और मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट हम सेपरेट बनाएंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। हमें सवाल के अंदर उसने बताया था जी कि 20,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं, और उसका रेट भी उसने हमें दिया हुआ था 20 पर यूनिट सेलिंग प्राइस थी उसकी, और हमने 20,000 यूनिट सोल्ड किए। तो हमने सिंपली उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 लाख की फिगर आ गई। सेल्स की अमाउंट लिखी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमने अमाउंट लिखनी है। सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर हम किस तरीके से निकालेंगे, सीजीएस में मैंने आपको कंपोनेंट बताया, पहले आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी है, उसके बाद ये क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसके बाद माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी,
अब हमने ओपनिंग इन्वेंट्री देखी, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में कहीं नजर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसने हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बता दिए हैं कि 30,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की है इस कंसर्न ने, लेकिन सेल उसने 20,000 की है, तो इसका मतलब है कि 10,000 यूनिट अभी तक हमारे पास स्टॉक में है। जब आप 30,000 यूनिट्स बनाएंगे और 20,000 सेल करेंगे, तो इसका मतलब है रिमेनिंग यूनिट्स 10,000 कहाँ जाएंगे, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। 30,000 हमारा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, अच्छा हम क्या करेंगे इसको, आप लोग सॉरी मैं अभी थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ। आप लोग बेटा, ये मैं अभी रिकैप कर रहा हूँ, आपने अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं की तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। आप लोगों ने, आवाज मेरी कंप्लीट आ रही है, आप अपने स्पीकर चेक करवाए बेटा, या हर एक को आवाज आ रही है? खैर, यू हैव योर टाइम, आप क्लास के बाद मेरे से रब्ता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। खैर, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें पता है कि 30,000 हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने निकाली इसकी कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 13 पर यूनिट। हमने सिंपली 30,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 13 के साथ, और टोटली वी व्हाट वी हैव गॉट इज 3,90,000। 3,90,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। सेकंड है जी, अब जब हम लोगों को पता चला कि ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ नहीं था, हमने मैन्युफैक्चरिंग को ही हम लोगों ने आगे लेके चले। अब मैन्युफैक्चरिंग में से हम लोगों ने निकाल दिया, माइनस किया हमने एंडिंग इन्वेंटरी, दैट इज 1,30,000। तो व्हाट वी हैव गॉट इज 2,60,000। 2,60,000 जब हमारे पास आ गया, तो ये हमारी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने इसको 4 लाख में से माइनस किया, तो हमारे पास 1,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से सिंपली हमने जो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो हमने माइनस किए। इसमें एक चीज नजर आ रही है, सेलिंग एंड एडमिन वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हमें सेपरेटली सवाल के अंदर दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं सवाल, तो वो सवाल के अंदर ही हमें ये अमाउंट यहाँ पे दी गई है 2 पर यूनिट की। तो हमने सिंपली इसको, क्योंकि 20,000 यूनिट सोल्ड हुए थे, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस उन्हीं यूनिट्स पे लगेंगे जो कि सोल्ड हुए हैं। सवाल में हमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी गई, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक जीरो है। अच्छा जी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किए। 2 क्यों किए, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया था पर यूनिट 2 रुपीज इसका वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस की। तो हम लोगों ने 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारे पास 40,000 आ गए। इसके अलावा सेलिंग एंड एडमिन फिक्स थे 15,000 के, हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया और टोटल 1,40,000 में से 55,000 लेस किया, तो हमारे पास 85,000 की नेट इनकम आ गई। अच्छा जी, ये था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अब जो मार्जिनल कॉस्टिंग में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा डिफरेंट किस तरीके से है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंपली जो हमने कॉस्ट की एलोकेशन करनी है, ये कॉस्ट जिस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल्स हमें सेम है दी हुई, सेल्स 4 लाख की थी, और 4 लाख की 4 लाख हम लोगों ने लिख दी है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 20,000 था और सेलिंग प्राइस थी 20 की, तो 4 लाख इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जी हमने लास्ट स्लाइड में वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे 9 रुपीज आई थी। हमने क्या किया, 9 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई किया 30,000 यूनिट जो कि हमने प्रोड्यूस किए थे, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2,70,000 आया। तो हमें जब हमने अपनी सेल्स रिपोर्ट देखी, तो 30,000 में से 20,000 सोल्ड हुए थे, और 10,000 का स्टॉक हमारे पास अभी पड़ा हुआ था। तो 10,000 का मतलब ये है कि 10,000 का जो स्टॉक है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। हमने उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि उसकी कॉस्ट थी,
तो जब हमने कॉस्ट सीजीएस को माइनस किया टोटल सेल्स में से, तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो है 2,20,000। और इसको हम, इस अमाउंट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे इसको। हमने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को जो हमें इस सवाल में निकला है वो 2,40,000 निकला। ठीक है जी, सॉरी। अच्छा जी, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस निकाल देने, सिर्फ हमने वो निकालने हैं। ये आपको मैंने लास्ट स्लाइड में भी समझाया कि वेरिएबल एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी कहाँ से आई है। 20,000 इंटू 2 करेंगे हम तो 40,000 आएंगे। जब हम सिंपली वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा जो कि 1,80,000 है। ठीक है जी, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड एक्सपेंसेस। अच्छा, एक चीज जो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में या वेरिएबल कॉस्टिंग में डिफरेंट है एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल में, वो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। हमने पिछले पोर्शन में जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल हल कर रहे थे, पार्ट हल कर रहे थे, तो हमने वहां पे 1,20,000 को डिवाइड कर दिया था 30,000 से, और उसको सिंगल पर यूनिट यानी कि 4 रुपीज हमारे पास कॉस्ट आ गई थी, और वो कॉस्ट हमने शामिल कर दी थी उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर। मींस कि हमने 9 + 3 4 13 करके उसको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम इसको कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में शामिल नहीं कर रहे, इसको हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं और 1,20,000 को हम बाद में माइनस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे नेट इनकम हमारे पास 45,000 की आई है। नेट इनकम जो हमारे पास 45,000 की आई है, 45,000 की आई है, तो ये तो था जी लास्ट लेक्चर का रीकैप। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात आवाज़ ब्रेक होती है, वो कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन राइट नाउ मेरा ख्याल है कि अभी आवाज़ ब्रेक नहीं हो रही, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ चल रही है। अब हम आज के लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्लाइड्स मैंने ये आपकी एलएमएस पे अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो वहां से स्लाइड्स साथ ओपन करके स्लाइड ओपन करके आप साथ ही इसको वहां पे स्लाइड ओपन करके भी देख सकते हैं। अब स्लाइड नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। हमारे ये जो लास्ट लेक्चर लिया है मैंने, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इसमें इसमें अगर हम देखें तो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। एक में पर्टिकुलर्स है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कैसे कैलकुलेट की हुई है, और एक मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें बता रहे हैं। क्या उसमें ये स्लाइड्स में बता रहे हैं जी कि डायरेक्ट मटेरियल हम लोग बना रहे हैं 100 यूनिट्स की, हम लोग 100 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल दोनों हम कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके अंदर। अब जी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 80 पर यूनिट। हमें सवाल दिया जाता है कि आपको डायरेक्ट मटेरियल की 80 पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 50 पर यूनिट। तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है और मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने फौरी तौर पे अपना दिमाग लड़ाया तो हमें याद आया कि दोनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट शामिल होती हैं, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन जो है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का पोर्शन हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में लगा देते हैं। लेकिन मार्जिनल में सिर्फ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, फिक्स्ड वाला कोई पोर्शन हम इसमें शामिल नहीं करते। खैर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दोनों हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की। 50 इंटू 100, 80 इंटू 100 हमारे पास 5,000 और 8,000 की अमाउंट्स आ गई। अब उसने हमें फैक्ट्री ओवरहेड का ब्रेकअप दिया हुआ है कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन में दोनों पोर्शन आएंगे, ये 3,000 भी आ गया और ये 2,000 भी आ गया। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब हमें पता चल गया है कि 2,000 की ये जो अमाउंट है, ये 2,000 फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है। हमने प्रोडक्ट की जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मार्जिनल के अंदर हमने ये 2,000 सिंपली नहीं डालना, उसके अलावा तमाम पोर्शन हम लोगों ने डाल देने हैं, जिसमें 3,000, 5,000 और 8,000 शामिल है। तो उनको जब हमने टोटली ऐड किया तो मार्जिनल में 16,000 प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आई। और एब्जॉर्प्शन के अंदर
एब्जॉर्प्शन के अंदर 18,000 इसकी कॉस्ट निकल आई। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 100 है, तो इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 80 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हेडिंग के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि 100 यूनिट्स की डील कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई हो और प्रोडक्शन के हिसाब से हमें कुछ ना पता हो, तो हम वेरिएबल कॉस्ट को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आए। हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ ही नहीं सकती जब तक हमें वेरिएबल की नंबर ऑफ यूनिट्स ना दिए गए। सिंगल यूनिट की दी है हमें 80, और जब हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास 8,000 की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की आ जाएगी। खैर, लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 18,000 की निकली और मार्जिनल कॉस्टिंग में 16,000 की निकली। अच्छा जी, अब ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन सिर्फ जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं शामिल हुआ। ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के हवाले से स्लाइड है। ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन जो 2000 का है वो शामिल नहीं होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए। इसको हम एज अ पीरियड एक्सपेंस लेंगे। यहां पे ही अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस पर प्रोडक्ट प्राइस क्या है, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट प्राइस क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड अब्दुर्रहमान, यू आर राइट। 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 यूनिट से, हमारे पास आ गई 180। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, 16,000 को डिवाइड करेंगे 100 यूनिट से, तो हमारे पास 160 इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। खैर, यहां तक तो अब मेरा ख्याल है कि हम लोगों का एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल, वेरी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। लेट्स टेक सम assumptions, और स्लाइड नंबर 9 की तरफ मैं जा रहा हूं। अच्छा जी, हमारे पास 3 सिनेरियोज हैं। assumption नंबर 1 ये है कि हमने ऑल यूनिट्स सोल्ड कर दी हैं। assumption नंबर बी है कि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है 80, नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक है 20। ठीक है जी। और assumption नंबर 3 है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज 110 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 240। अब जो नेक्स्ट 3 स्लाइड्स हैं उसमें फर्स्ट स्लाइड पे assumption नंबर 1 के हिसाब से सॉल्यूशन हुआ है, स्लाइड नंबर बी पे assumption नंबर 2 के हिसाब से सॉल्यूशन हुआ है, स्लाइड नंबर 12 पे, यानी कि जो आपकी स्लाइड नंबर एक्चुअली में बन रहा है 12 नंबर पे assumption नंबर सी के हिसाब से सॉल्यूशन किया गया। खैर, हम स्लाइड नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसकी assumption है ऑल यूनिट सोल्ड। ठीक है जी, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से भी लिया है और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी हम सवाल को हल कर रहे हैं। अब सेल्स है, सेल्स कह रहा है कि जी 100 यूनिट्स, यानी कि टोटल के टोटल ऑल यूनिट्स आर सोल्ड। जब हमने 100 के 100 यूनिट सोल्ड कर दिए तो सेलिंग प्राइस उसने कितनी बताई थी, सेलिंग प्राइस उसने बताई है लास्ट स्लाइड के अंदर कि सेलिंग प्राइस इज 240 पर यूनिट। तो हमने क्या किया, 100 यूनिट सोल्ड किए हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 240, तो सेलिंग प्राइस हैज नो इफेक्ट, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है तो दोनों की अमाउंट्स सेम आ जाएंगी। जब दोनों की अमाउंट सेम आ गई तो 24,000 हमने दोनों साइडों पे लिख दिया। मेरा ख्याल है मैं सिंपली पहले आपको करवाता हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से और उसके बाद मैं कराता हूँ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली थी कि 180 पर यूनिट जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स है, सोल्ड है, मीन कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी ये 180 है। हमने कितने यूनिट्स सेल किए हैं, हमने सेल किए हैं 100 यूनिट्स। वो इस पोर्शन की assumption ये है कि जो आपने यूनिट्स बनाए थे सारे के सारे बिक गए हैं।
100 बिकी हैं, तो इसका मतलब है 100 ही प्रोड्यूस हुए थे। जो 100 प्रोड्यूस हुए थे उसके साथ हमने उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 180 प्रोडक्शन कॉस्ट थी, तो टोटल अमाउंट बन गई हमारी 18,000 की। हमने 24,000 में से सेल्स में से सीजीएस माइनस किया 18,000 का, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 6,000। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास 6,000 आया, इसमें अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं था, फिक्स्ड कॉस्ट को तो हमने शामिल कर लिया था फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा एक्चुअली में एंड पे निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास ना तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस या मार्केटिंग एक्सपेंसेस कोई चीज नहीं दी गई, तो यही प्रॉफिट जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी है और यही प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट भी। इसके बरक्स अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग को देख लें, तो जब हम सेल्स की अमाउंट निकालते हैं तो 240 रुपए के हिसाब से सेल हुए 100 यूनिट्स, तो हमारे पास 24,000 की मार्जिनल कॉस्ट के अंदर सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि सेल्स आ गई हमारे पास 24,000। उसमें से हम इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि सीजीएस माइनस करेंगे, तो हमने अभी लास्ट स्लाइडों में इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की है जो कि 16,000 की है। जब 16,000 को हमने लेस किया तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है 8,000 का। अब 8,000 के अंदर ऑब्वियसली हमारे फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं थी। हमने अब क्या किया, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट को निकाल दिया 2,000 को, अब टोटल हमारे पास 6,000 क्या यहाँ पे नेट मार्जिन आ गया, या नेट इनकम भी कह सकते हैं एंड पे, या आप इसको नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है जी, ये थी अमाउंट, ये सिनेरियो नंबर ए था। इसके बाद सिनेरियो नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो सिनेरियो बी क्या, इस पोर्शन बी में अजम्पशन थी 80 यूनिट्स सोल्ड एंड 20 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक। हमें पता था कि 100 यूनिट्स टोटल बने हैं और उसमें से अब ये अजम्पशन बी में 80 यूनिट्स सेल हुए हैं, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस है 240। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 80 से, जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 19,200 की सेल्स टोटल आ गई है। अब सीजीएस की तरफ कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, तो हम लोगों ने जब सीजीएस में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि 20 यूनिट्स का है, तो प्रोड्यूस्ड हमने 100 किए थे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सॉरी उसकी कॉस्ट से, जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की है 180, 180 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 18,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 20 यूनिट्स का, और ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक था बनता 180 इंटू 20, तो 3600 बनता है। तो 3600 को जो हमने लेस किया 18,000 में से, तो हमारे पास अमाउंट आई 14,400 की। 14,400 जो है ये सीजीएस है, इसको लेस किया गया सेल्स में से, तो हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया जो कि 4,800 है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला, सेल्स माइनस सीजीएस, दैट्स इट, और आपके पास 4,800 का ग्रॉस प्रॉफिट निकला। लेकिन यही सिनेरियो अगर हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स की अमाउंट हमारी बनेगी सेम 19,200, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारी कमी होगी। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 180 थी कॉस्ट, यहाँ पे 160 कॉस्ट है। हमने टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट ले ली 100 इंटू 160 इज इक्वल टू 16,000। उसमें से हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस करना है, जो कि 20 यूनिट्स है, 160 के हिसाब से 3200 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई सीजीएस की वो थी 12,800 की। अब सेल्स में से माइनस करेंगे सीजीएस 12,800, तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो हमारे पास आया 6,400 का। अब ये जो 6,400 है इसमें फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन नहीं शामिल था, और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी शामिल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको
ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब हमने लेस किया 2000 को तो हमारे पास प्रॉफिट आया 4400 का। यहाँ पे हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आया 4800, यहाँ पे आ रहा है मार्जिन कॉस्टिंग में 4400। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के अंदर फर्क आ रहा है। इस फर्क को भी हम दूर करेंगे, इसको हम रिकॉन्साइल करेंगे, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में हम आज ही के दिन हम लोगों ने इसको रिकॉन्सिलिएशन करनी है। लेकिन इससे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 पे चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जी, वो कहता है कि 110 यूनिट्स सोल्ड किए हैं, 110 यूनिट्स सेल किए हैं। अब 110 यूनिट्स जब सेल की हैं तो ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की या मार्जिनल कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास निकल के आई 26,400। इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट हम लेस करेंगे। प्रोड्यूस हमें पता था कि हमने 100 यूनिट्स किए हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 10 यूनिट कहां से आए? 10 यूनिट हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा होगा, तो टोटल स्टॉक हमारे पास 110 बनेगा। जब हम लोगों ने क्या किया, वो जो 10 यूनिट थे उसको हमने ट्रीट किया एज एन ओपनिंग स्टॉक, और उसकी कॉस्ट ली हमने 180 के हिसाब से। 10 प्लस 100 इज इक्वल टू 110। 110 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 19,800 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई, जो कि हमने जब 26,400 में से माइनस की तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6600 का। इसके बरक्स जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ आते हैं तो सेम चलेगा, वही हिसाब 26,400 आएगा सेल्स की प्राइस, और ओपनिंग स्टॉक में हम 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, 100 के साथ, 160 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो टोटल आया 16,000। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 17,600 की टोटल सीजीएस निकल के आई। अब जब सेल्स में से हम सीजीएस को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8800 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आता है। तो 8800 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आएगा, उसमें से फिर हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन, और हमारे पास प्रॉफिट निकल के आएगा 6800। तो ये थोड़ा सा फर्क था। सिंपली हमें नजर जो फर्क आ रहा है दो जगह पे आ रहा है, एक ये सीजीएस के अंदर यूनिट की कॉस्ट में चेंज नजर आ रहा है, और दूसरा जो चेंज नजर आ रहा है हमें, ये फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसको माइनस करते हैं, तब उसके और माइनस करने के बाद हमारे पास नेट इनकम निकल के आती है या नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ये आपकी स्लाइड, पहली स्लाइड्स थी इस टॉपिक की, कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड स्लाइड्स की तरफ जाते हैं। ये एक छोटी सी ग्रिड बनी हुई है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, उसमें कंपैरिजन कर रहा है, बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, कि जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बराबर होंगे तो दोनों साइडों पे प्रॉफिट सेम आएगा। लेकिन जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ज्यादा होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड थे से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट शो होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग में कम प्रॉफिट शो होगा। इसके बरक्स जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कम होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, तो प्रॉफिट लेस होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा शो करवाएगा। ये ग्रिड है, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे सवालों के तब हमें ये हम प्रैक्टिकली इसको विटनेस भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन करके तो हमें आइडिया भी हो जाता है कि हमने सवाल असल में सही हल किया है या हमने सवाल गलत हल किया। आप भी कहेंगे कि सर ये रिकंसाइल करने की हमें जरूरत क्या पड़ी। असल में एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए करते हैं,
और असल में वही कॉस्टिंग हम लोगों को करनी होती है। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को हम शामिल नहीं करते। तो हमने अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो या कोई प्रोजेक्ट हमने प्रोडक्ट हमने नया बनाना हो तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकालते हैं हम। और अब जब हम रिकॉन्साइल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल फर्क कहाँ पे आ रहा है कॉस्ट के अंदर। रिकॉन्साइल में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे तो दोनों के प्रॉफिटेबिलिटीज जो अगर प्रॉफिट आया है तो दोनों का प्रॉफिट सेम हो जाएगा, आपको नजर आएगा कैसे आएगा, और जो डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में वो कहाँ से आ रहा है वो भी हम लोगों को इसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से आ रहा है। खैर जी, हमारे पास रिकंसिलिएशन में हमने अगर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको 3 करवाई हैं उसमें अगर आपको याद हो कि हमने सिचुएशन नंबर ए के अंदर ए सिचुएशन थी, हमारे पास दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी सेम आई थी यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद जो सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी अजम्पशन नंबर बी, तो हमारे पास 80 यूनिट जब सोल्ड करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 4800 आ रहा है प्रॉफिट, और उसके बरक्स मार्जिनल कॉस्टिंग में आ रहा है 4400, ठीक है। तो अब हम इसको सिर्फ याद रखिएगा। अब हम चलते हैं रिकंसिलिएशन की तरफ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है सबसे पहले हमने उसको लिखना है। ये 4800 था, हमने सिंपली उसको वहां पे पुट फॉरवर्ड कर दिया, हमने लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अगर हमारा बनता है 4800, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसको, एक सेकेंड जी। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है जी, कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट था जी हमारा कितना 4800 निकल के आया था, 4800, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है हमने सिंपली इसमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ फिक्स्ड FOH रेट। अब ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट क्या हो गया? ये आपको लग रहा है मुश्किल है? नहीं, ये बहुत ही आसान है। ये पोर्शन में असल में हमने किया क्या है, हमने क्लोजिंग स्टॉक हमने देखना है हमारा कितना था, क्लोजिंग स्टॉक हमने देखना है हमारा कितना था। नहीं जी, अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की तरफ। व्हाट वाज आवर क्लोजिंग स्टॉक? ये हमें बता रहा है जी 80 यूनिट्स सोल्ड हैं और 20 यूनिट्स इन स्टॉक है। इसका मतलब है कि 20 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पड़े हुए हैं। तो हमारे पास 20 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के पड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया जी, 20 यूनिट्स लिख दिए और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट याद करें भाई कितना था, किसी को याद है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट यहाँ पे सवाल में हमें सामने लिखा हुआ है 20 नजर आ रहा है, लेकिन 20 कहाँ से आया? ये 20 कहाँ से आया है? 20 कहाँ से आया है इसको हम देखते हैं। 20 आया है जनाब, 20 को निकालते हैं। 20 कहाँ से आया, ये देखें जी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहाँ से आया? ये सवाल देख लें, हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया हुआ था उसने 2000 का, आ रहा है नजर सवाल के अंदर। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया उसने 3000 का और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट दिया उसने 2000 का। लेकिन 2000 का तो उसने हमें बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमने 2000 तो नहीं लिया, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में कर रहे हैं 20 से। तो 20 कहाँ से आया? 2000 जब हम करेंगे इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे? 100। 100 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 20 की अमाउंट आ गई। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20।
तो वो कितना बनता है, वो बनता है 400, और 400 को हमने यहाँ से माइनस कर देना है। जब हम 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस 400 को हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये 400 माइनस होगा। जब हम 400 को माइनस करेंगे 4800 में से, तो अल्टीमेटली हमारे पास 4400 आएगा, जो कि मार्जिनल क्लोजिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। अब हम लोगों को पता चल गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ये कहां से आया। जी कैसे आया, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहां से आया है, कोई नहीं बता रहा मुझे, अब तो सारे खामोश बैठे हैं। खैर, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कहां से आया, हमने सिंपली क्लोजिंग स्टॉक लिया और उसमें से जो उसको मल्टीप्लाई किया है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो पोर्शन था उसके साथ। तो अब हमें पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ही फर्क था, वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का था। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का रेट का जो फर्क था वो हमने वो हमने हाँ जी, ये हमें गिवन भी होगा और हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो डिफरेंस है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट नहीं आता और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का फर्क क्या है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक है, अगर हम उसको निकाल लें तो दोनों के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की सेम आ जाएगी। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस। जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब हम फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि 2000 था टोटल, उसको डिवाइड करेंगे 100 से जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस थे, तो हमारे पास 20 पर यूनिट आ गई ये कॉस्ट। तो ये था जी रिकंसिलिएशन इन रिस्पेक्ट टू जी जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक वो है जो कि हमारे पास रह गया और वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का पोर्शन उसमें शामिल था। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का पोर्शन था पोर्शन नंबर सी। इसमें हमने क्या किया है, जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट को ऐड करेंगे उसके साथ हम ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो कि 20 का है, जो कि 20 है। ठीक है, जी, जो कि 20 था, फैक्ट्री फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमने 20 निकाला था ना। ये जो हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, ये अजम्पशन नंबर 3 थी हमारी, सी थी। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है उसमें 110। इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं बचता। जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचता तो ऑब्वियसली हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, इसमें 100 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुए थे, तो 100 प्लस 10 ओपनिंग के, तो टोटल कितने हो गए, 110। अब हम लोगों ने प्रॉफिट निकाला एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट का। तो एक दफा मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, एक दफा स्लाइड दिखा देता हूँ पुरानी वाली, जहां से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है जी, ये वाली स्लाइड। इसमें आप अगर नोट करें तो हमें जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें प्रॉफिट हुआ है 6600 का, और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट हुआ है 6800 का। ठीक है, यही फर्क है ना, यही फर्क है। तो अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे 6600 और 8800। अब 6600 में हमने क्या किया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट था जी हमारे पास 6600, और अब इसको हमने किया यहाँ पे ऐड ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स्ड रेट इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक था 10 यूनिट्स का,
और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो था हमने निकाल लिया था, वो है हमारा 20। तो टोटल कितना आया हमारे पास 200 का। 200 को हमने ऐड करना है और मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट टोटल हमारे पास, इसकी एडिशन करेंगे हम, तो सिंपली हमारे पास 6800 आ जाएगा। तो ये था जी आपका जी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ये ना, ये मल्टीप्लाई बाय, हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक क्यों है, क्योंकि हम लोगों के पास इस सिनेरियो के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी थी, इसमें हमने, हाँ जी सर बस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कैसे लेंगे? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कौन सी की बात करें बेटा, हमने एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 180 की हमने कैलकुलेट की थी, जिसमें जी एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट, ये अगर आप देखें नोट करें तो ये स्लाइड है हमारे पास, ये हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है यहाँ पे 6600 का, और यहाँ पे हमने निकाला है 6800 का। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये 6600 ही नेट प्रॉफिट है, और इसमें हमारे पास 6800 है नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब 6600 यहाँ पे होगा प्रॉफिट होगा और वहां पे 6800 होगा, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का 6600 और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, और इसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 6600 ये हमारे पास यहाँ से आया है, अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई, बल्कि हमारे पास पीछे स्लाइड ओपन भी है। और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स 10 है ओपनिंग स्टॉक के, उसको हमने ऐड किया है फैक्ट्री ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 200 वो आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ जाता है। कि रिकॉन्सिलेशन की बिल्कुल समझ नहीं आई रामीन, इसमें अच्छा रिमान है, सॉरी रिमान, इसमें सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लें कि हमने जाना है, मूव करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के दरमियान में फर्क देखना है कि किस तरीके से हम फर्क को दूर करेंगे। तो हमें इस चीज का पता है कि फर्क सिंपली आया है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट किस चीज की? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट की वजह से। इन दोनों में यही फर्क है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होता और ये मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होता, लेकिन ये शामिल होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो जब हमने दोनों साइडों के नेट प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं, तो जो नेट प्रॉफिट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग वाले में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले में जो फर्क होगा, डिफरेंस होगा, वो हम लोगों ने निकालना है कि कितना वो फर्क है और वो कहाँ से आया है। तो हम इसमें से कैसे निकालेंगे? एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट ज्यादा आया इस सिनेरियो के अंदर, जब 80 यूनिट सोल्ड किए हैं और 20 यूनिट बच गए हैं, तो आपके पास एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आ गया ज्यादा 4800 का। उसमें से आपने लेस करोगे कोई अमाउंट तो पहुंचोगे ना, कि मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है और एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आपका ज्यादा है। तो अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो आपके पास बच गया है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के पोर्शन से। जो जहां तक तो मुझे समझ आ रही कि 20 क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट की आपको समझ नहीं आ रही होगी कि 20 कहाँ से आया। ये मैंने बड़े आराम से समझाया था कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू 2000 है। ठीक है जी, आप पुरानी स्लाइड देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि 2000 का वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट है। तो जब फिक्स्ड फैक्ट्री रेट को हमने निकाला कि कितने पर यूनिट पे है, तो 100 यूनिट्स बनाए थे हमने, तो हम पर डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 20 पर यूनिट। अब पर यूनिट जब हमारे पास 20 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, तो जब हम 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इसकी कॉस्ट के साथ, मीन्स के इसकी हमने कितनी कॉस्ट आई है, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 20 400।
तो इसी तरीके से हमने जब ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के पोर्शन को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा दोनों के प्रॉफिट्स के अंदर। इसमें यहाँ पे माइनस किया है और दूसरे सिनेरियो में जब 110 यूनिट्स हमने सेल किए हैं तो क्लोजिंग स्टॉक था नहीं, ओपनिंग स्टॉक की हमारे पास जो थी ना ऑप्शन मौजूद थी और ओपनिंग स्टॉक को हमने मल्टीप्लाई किया फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ, तो हमारे पास टोटल निकल के हमारा आंसर आ गया जो कि 6800 था। अब ये तो हो गई थी रिकंसिलिएशन। ये सवाल जो मैंने आपको एग्जाम्पल में करवाया ये वही सवाल है। इसके अंदर सिर्फ रिकंसिलिएशन वाला पोर्शन देख लेते हैं हम कि रिकंसिलिएशन किस तरीके से होगी। इस अभी मैंने जो आपको आज लेक्चर स्टार्ट किया उसके स्टार्ट के अंदर भी मैंने आपको ये सवाल समझा दिया था। तो अब देख लें, इसमें 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 20,000 यूनिट सेल हुए, ओपनिंग स्टॉक आपका जीरो था और लास्ट क्लास याद है ना, ये 13 आपकी टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट थी और 9 आपकी मार्जिनल कॉस्ट थी। उसके बाद हमने जब ये फॉर्मेट के अंदर तमाम चीजें पुट की और तो हमारे पास क्या निकल आया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और नेट प्रॉफिट 45,000 का निकला है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये जो हमने सवाल हल किया ये वाला जो स्लाइड्स के अंदर ये और वो सवाल जो हम वहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिकंसिलिएशन सिर्फ करेंगे। हमारे पास 45,000 एक प्रॉफिट आया मार्जिनल कॉस्टिंग का और 85,000 आया हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। अब इसकी रिकंसिलिएशन किस तरीके से होगी, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखा 85,000, ठीक है जी, उसमें से लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था जी, क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है हमारे पास 13 इंटू 10,000। 13 इंटू 10,000 सवाल अगर देखोगे तो याद आ जाएगा कि 30,000 यूनिट्स बनाए थे, 20,000 सेल हो गए थे तो 10,000 रह गए थे। अब इसमें अब क्या करेंगे कि हमने देखना है कि हमारा पोर्शन कि कौन सा है, सॉरी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट का पोर्शन कितना है कॉस्ट के अंदर शामिल। तो वो जो हमने चेक किया स्लाइड नंबर 6 को, तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड रेट का जो फिक्स्ड है वो नजर आ गया कि वो 4 पे के हिसाब से चार्ज हुआ हुआ है, 4 आ गया। वेरी गुड अब्दुल सुभान, बहुत जबरदस्त आप निकाल रहे हो। तो 4 था वो निकल आया। हमने जब वो 4 को मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ तो हमारे पास टोटल 40,000 की अमाउंट आ गई। जब हमने इसको 85,000 में से माइनस किया तो टोटल 45,000 की अमाउंट हमारे पास आ गई प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग।